हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक अपन लोगों ने जो पढ़ा बच्चों, अपन ने पृष्ठ रसायन पढ़ा। पृष्ठ रसायन के अंदर हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देखी। अधिशोषण क्या होता है, अवशोषण क्या होता है, और अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। अभी अपने जो पिछली क्लासेस में बच्चों पढ़ा था उसके बारे में अपन ने अलग अलग कारक देख लिए। जैसे कि हम लोगों ने बताया था कि कारक कौन कौन से प्रभावित कर सकते हैं। अधिशोषक करेगा, अधिशोषक करेगा, उसके बाद हमने ताप और दाब का प्रभाव देखा। लास्ट वाले लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से ताप प्रभावित करता है, किस तरह से दाब प्रभावित करेगा अधिशोषण की दर को। अब दाब को प्रभावित करने के लिए हमने दो तरह के समीकरण कह सकते हैं, दो तरह के समतापीय अधिशोषण देखे, जिसमें पहला वाला तो हम देख चुके, दो के बारे में जाना बच्चों हमने। पहला वाला हम देख चुके थे जिसका फ्रुडलिच का था, फ्रुडलिच का अधिशोषण, समतापीय अधिशोषण हम लोगों ने देखा। उस समीकरण के अंदर बच्चों हम लोगों को यही चीज़ समझ में आई कि सीधा सीधा अधिशोषण किस पे निर्भर करेगा, दाब पर निर्भर करेगा। जितना ज़्यादा दाब बढ़ाओगे अधिशोषण बढ़ेगा, लेकिन एक समय पश्चात वो स्थिर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ समय बाद वो होता है दाब जो है दाब पर अधिशोषण निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो हमने अलग अलग उसके स्तर देख लिए किस तरह से होता है। और संकर अवस्था कहोगे या मध्यम अवस्था कहोगे, जहाँ पे अधिशोषण अधिकतम होता है वहाँ पर क्या होता है बच्चों, वही चीज़ हमें बताती है कि प्रथम पद भी आप ज्ञात कर सकते हो, उसी से आप अंतिम पद भी ज्ञात कर पाओगे। इतना समझ में आ गया सभी को। अब अपन जो बच्चों आज चल रहे हैं, आगे चलेंगे, वो अपन पढ़ रहे हैं लैंगमियर का समतापीय अधिशोषण। अपन ने दो देखे थे, फ्रुडलिच वाला देख लिया, अब लैंगमियर वाला देखेंगे। ठीक है, अब लैंगमियर बच्चों क्या था, इस साइंटिस्ट ने क्या किया, इसने अज्यूम किया, इसने मान लिया, इसने अपने खुद की थ्योरी बनाई, अपनी खुद की इसने संकल्पना बनाई, और इसने मान लिया ये चीज़ कि जो अधिशोषण होता है वो अलग अलग परतों में ना होकर एक ही परत में होगा। मेरी बात समझ में आई सभी को, क्या कहना चाह रहे हैं। अभी तक हमने फ्रुडलिच वाला पढ़ा था तो हमने कहा था अधिशोषण होता जाएगा, जितना दाब बढ़ाओगे उतना होगा। इसका मतलब आप सीधा सीधा क्या कह सकते हो, फ्रुडलिच ने क्या कहा आपको कि जो अधिशोषण होगा वो क्या होगा, बहुपर्तीय होगा। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने पढ़ा था भौतिक वाला अधिशोषण और रासायनिक वाला अधिशोषण। तो हम लोगों ने कहा था भौतिक अधिशोषण कैसा होता है, जिसके अंदर वॉन डेर वाल बल काम करता है, जिसके द्वारा अधिशोषक के अणु, अधिशोष्य के अणु अधिशोषक पे आके जमा होते जाते हैं और अलग अलग परतों में बन जाते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक परत बनती जाएगी बच्चों। तो ये चीज़ हमें किसने बताई थी, फ्रुडलिच वाले ने बताई थी। अगर हम डायरेक्टली अपन बात करें तो अपन ये भी कह सकते हैं फ्रुडलिच वाला जो अधिशोषण था वो असल में क्या वाला था, भौतिक वाला अधिशोषण था। अगर आपको पूछ लिया जाए फ्रुडलिच अधिशोषण किस प्रकार का अधिशोषण है, तो आप कह सकते हो कि वो भौतिक प्रकार का अधिशोषण है, क्योंकि उसमें क्या होता है, परतें जुड़ती जा रही हैं। उसमें कहीं पे भी ऐसा नहीं था कि एक परत के रूप में होगा। लेकिन लैंगमियर क्या कहता है, लैंगमियर ने ये चीज़ बताई कि अधिशोषण जो होगा वो हमेशा एक परतीय होगा। लैंगमियर जो बच्चों कह रहा है वो क्या कह रहा है कि अधिशोषण जो होगा वो एक परतीय होगा। अब इसको अगर अपन रिलेट करें, इसको जोड़ें अपन, तो ये जुड़ता है बच्चों अपने रासायनिक वाले से, क्योंकि हमने देखा था जब रासायनिक में सहसंयोजक बंध बनते हैं तो एक ही प्रकार के अणु जुड़ते हैं, मतलब एक ही प्रकार की परत आपको दिखाई देगी। जैसे मान लो अधिशोषक ये वाला है तो इसमें परत सिर्फ एक ही मिलेगी, मतलब ये रासायनिक वाला है। और अगर बहुत सारी परतें बनती है तो हम कहते हैं ये भौतिक वाला अधिशोषण होगा। बात समझ में आ गई। तो फ्रुडलिच वाले को आप किससे करोगे, जोड़ोगे, आप उसको भौतिक वाले अधिशोषण से जोड़ोगे। और ये वाला जो है बच्चों ये बात करता है एक परतीय के बारे में, तो हम इसको किससे जोड़ेंगे, रासायनिक वाले से जोड़ेंगे, क्योंकि रासायनिक में हमने देखा था एक ही परत का अधिशोषण होता है। ठीक है, अब लैंगमियर ने क्या बताया बच्चों, लैंगमियर ने ये कहा जब अधिशोष्य अधिशोषक पे आके जुड़ता है तो एक परत का निर्माण करता है। अगर आप लिखना चाहो तो नोट कर सकते हो बच्चों, इसके बारे में लिख लीजिए। लैंगमियर ने क्या कहा था, लैंगमियर के अनुसार, क्योंकि इसकी खुद की धारणा थी। अब यहाँ पे हमने मान लिया कि ये क्या बात कर रहा है, रासायनिक के बारे में बात कर रहा है बच्चों, लेकिन हो सकता है कि भौतिक वाले भी अधिशोषण इसमें आ जाए। मेरी बात समझना, मैं क्या कहना चाह रही हूँ बच्चों। अभी अपन ने क्या कहा, लैंगमियर ने कहा एक परतीय अधिशोषण होगा, तो इसने क्लियर नहीं किया कि ये सिर्फ रासायनिक वालों को बता रहा है। जब इसने एक परतीय कहा तो हमने कहा ये रासायनिक से जुड़ा हुआ हो सकता है। बात समझ में आई। ठीक है, तो इसके अनुसार मतलब इसने क्या किया, अपनी एक थ्योरी दी है बच्चों, अपनी एक थ्योरी बताई है, अपनी संकल्पना दी है, जिसमें इसने कहा कि अधिशोषण कैसा भी हो वो एक परतीय ही होगा। मेरी बात समझ में आई सभी को। ठीक है, तो हमने जोड़ लिया, अगर ये एक परतीय के बारे में बात कर रहा है तो क्या होगा, रासायनिक होगा। इतना क्लियर है सभी को, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, तो अब लैंगमियर साइंटिस्ट ने क्या बताया, लिखिए। लैंगमियर के अनुसार अधिशोष्य अधिशोषक की सतह पर एक परत के रूप में जुड़ता है। अधिशोष्य अधिशोषक की सतह पर एक परत के रूप में जुड़ता है। बात समझ में आई।
अधिशोषक की सतह पर एक परत के रूप में जुड़ता है। बात समझ में आ गई ना? मतलब गैस के अणु आए, चारकोल कह लेते हैं अपन, अधिशोषक मतलब चारकोल, गैस के अणु चारकोल पे आके जुड़े लेकिन एक परत के रूप में। अब यहाँ पे क्या अंतर है बच्चों? ये डायग्राम जो मैंने बताया उसको ध्यान से समझना। ये जो बच्चों लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये क्या चीज़ है? ये असल में आपका अधिशोषक ही है। आप जो करोगे ना बच्चों, ये डायग्राम अपन ने बताया, ये अधिशोषक बताया, और ये क्या है? अणु, गैस के अणु अधिशोष्य हैं आपके, जो आके बच्चों चिपकेंगे इसके ऊपर। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, इसने क्या कहा कि अधिशोषक की सतह पर कुछ इस प्रकार की संरचना पाई जाती है, गड्ढे पाए जाते हैं। आपको संरचना दिखाई दे रही है यहाँ पे जो मैंने बताई? ये क्या कहा? लैंगमियर ने बताया। लैंगमियर ने ये मान लिया कि जो अधिशोषण होगा वो एक परतीय रूप में होगा। ठीक है, अब उसके बाद उसने नई बात क्या बताई कि अधिशोषक की जो सतह होगी ना बच्चों, वो सतह गड्ढे वाली होगी। दिख रहा है ये चीज़? अपन कह सकते हैं कि गड्ढे बने हुए इसके ऊपर, ये संरचना है जो इस प्रकार से बनी हुई कि उसमें गड्ढे हैं। अब उन गड्ढों में क्या होगा? उसके ऊपर आपके अधिशोष्य के अणु आके चिपकेंगे। बात समझ में आई? इसने कहा भाई एक ही परत होगा, तो इस एक परत क्यों होगा वो भी हमें क्यों समझ में आया? क्योंकि जब संरचना ऐसी है, ठीक है, तो अब आपको पता है कि एक ही अणु आके बैठेगा, अब दूसरी परत तो बन ही नहीं सकती। मेरी बात समझ में आई? तो लैंगमियर ने हमें कहा कि भाई एक परतीय अधिशोषण होगा आपका। कैसे होगा वो उसने उसका भी आंसर दे दिया आपको कि अधिशोषक की सतह पर आपको इस तरह गड्ढे नुमा संरचना दिखाई देगी। उन्हीं संरचनाओं में गैस के अणु आके फिट हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, बैठ जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? अब अपन अभी तक जो बात कर रहे थे बच्चों, जब अपन ने बात करी थी किसका, फ्रुडलिच वाले की बात की थी, तो हमने यही तो कहा था कि बेंच पे क्या करेंगे, 10 की बेंच है, बच्चे आके बैठते जाएंगे। ठीक है, अब अपन कहते हैं वो बेंच एक नहीं है, जबकि 10 चेयर रखी हुई हैं। तो चेयर क्या है बच्चों? चेयर में स्ट्रक्चर है ना, उसमें एक चेयर में एक ही बच्चा बैठ पाएगा। तो अपन कह देते हैं लैंगमियर ने क्या बोला कि भाई जो अधिशोषक की सतह है, या हम कहें क्लासरूम की जो बैठने की सुविधा दे रखी है आपको, वो सुविधा आपको अलग अलग चेयर के रूप में दे रखी है, लेकिन चेयर 10 ही हैं। जितनी हमने वहाँ पे बात की थी सेम यही बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। पहले वाले में हमने कहा कि बेंच पे 10 बच्चे बैठेंगे तो कोई संरचना नहीं थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपन क्या कह रहे हैं बच्चों कि बेंच पे अगर 10 बच्चे बैठेंगे, क्लास में 10 बच्चे बैठेंगे, तो सबके लिए अलग अलग चेयर दे रखी है, अलग अलग कुर्सी दे रखी है, तो कुर्सी की संरचना अलग है, एक पे एक ही बच्चा फिट होगा। बात क्लियर है? समझ में आई मेरी बात? तो अपन ने क्या कहा, लैंगमियर ने बताया कि एक परतीय अधिशोषण होगा तो उसके लिए क्या होगी, अधिशोषक की सतह पर संरचनाएं पाई जाएंगी, गड्ढे नुमा संरचना होगी बच्चों, जिसके अंदर आपके गैस के अणु आके चिपक जाएंगे। अधिशोषण यहाँ पे हमने गैस ही लिया, गैस के अणु इसकी सतह पे आके आए और चिपक गए, और चिपकने के बाद अधिशोषण को इन्होंने बताया। ये लैंगमियर ने माना था इस चीज को। ठीक है, अब इसने क्या किया बच्चों, एक चीज और देखना, ये जो गड्ढे थे ना जिसके अंदर क्या गैस के अणु आके चिपक रहे हैं, उन गड्ढों को उसने एन साइट नाम दे दिया। साइट होती है ना कोई जगह, कोई अपन कहेंगे कोई स्थान या किसी जगह को बच्चों साइट कहा जाता है, इंग्लिश में कहते हैं ना साइट, हाँ कि नहीं? कोई भी जगह है ना, कोई भी अपन बोलेंगे भाई ये एरिया है, ये जगह है, ये क्षेत्र है, उसको अपन साइट भी कहते हैं। तो यहाँ पे इसने क्या किया, जो ये गड्ढे नुमा संरचना थी ना अधिशोषक की सतह पर, उसको उसने नाम दे दिया साइट, एन साइट बोला उसने। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई क्या चीज़ है ये जो गड्ढे नुमा संरचना, इसने नाम दे दिया भाई उसको कि एन साइट कहोगे आप इसको। ठीक है, अब एन साइट समझ में आ गई आपको, ये वाली जो गड्ढे नुमा संरचना है। अब इसी के ऊपर अपन देखेंगे अधिशोषण किस प्रकार हो रहा है। तो बच्चों आपको याद होगा जब अपन ने पढ़ा था कि अधिशोषण और विशोषण एक साथ चलते हैं। जब ये साइट सारी भर चुकी होगी, आपको और अधिशोषण करना है तो आप क्या करोगे, इन अणुओं को हटाओगे और नए को बिठाओगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, अधिशोषण वही हुआ, एक गया और दूसरा नया आया उसकी जगह पे। तो यहाँ पे अधिशोषण के साथ विशोषण भी तो होगा। जब नया अणु आएगा, ये अपने का सतह पे आ रहा है तो इसको पहले हटना पड़ेगा, इसका विशोषण हुआ, और जो नया आएगा उसका क्या होगा बच्चों, उसका अधिशोषण होगा। बात समझ में आ गई ना? ये पॉइंट क्लियर है सभी को, समझ में आया? अपन ने क्या बात कही बच्चों कि यहाँ पे गड्ढे नुमा संरचना है जिसमें गैस के अणु आके चिपकेंगे और अधिशोषण बताएंगे, इतना हमें समझ में आ गया। अब अपन दूसरी बात क्या कह रहे हैं कि अधिशोषण के साथ साथ विशोषण होगा। जब क्या होता है, अपन कहते हैं ना एक समय पश्चात, जब क्या है आपका ये भी समतापीय है, जब आपका ताप स्थिर है बच्चों इस वाले में भी, तो दाब बढ़ेगा। सीधी सी बात है, जहाँ पे ताप स्थिर है वहाँ पे आप दाब बढ़ाओगे। PV = nRT अपन ने देखी थी। ठीक है, उस समीकरण के अनुसार हम कहते हैं कि समतापीय है, मतलब ताप तो आपका समान है, ताप आपका स्थिर है, कांस्टेंट है, यहाँ पे इसका मतलब दाब बढ़ रहा होगा। दाब बढ़ेगा तभी तो अधिशोषण से विशोषण होगा। बात समझ में आई?
ज़्यादा दाब दोगे, गैस के अणुओं को बोलोगे जाओ और जाके चिपको, तो वो कहाँ चिपकेंगे? जितनी जगह उपस्थित थी या जितनी जगह हमारे पास थी वहाँ तक तो आ गए, लेकिन जगह खत्म होने के बाद और भी दाब डालोगे तो क्या होगा? पुराने वाले निकल के भागेंगे, नए वाले जुड़ेंगे तो पुराने वाले भागने लगेंगे। इसका मतलब अधिशोषण तो हो रहा है, अणु आके चिपक भी रहे हैं, अणु आके भाग भी रहे हैं। तो अधिशोषण के साथ साथ बच्चों विशोषण भी चलेगा। इतनी बात समझ में आ गई सभी को? अब अपन अधिशोषण की देख लेते हैं, समीकरण किस प्रकार बिठाओगे। तो अधिशोषण की समीकरण देखिए बच्चों, अपन क्या बताते हैं, अगर अपन ने पहला वाला पढ़ा था फ्रुडलिच वाला, तो अपन ने क्या कहा था, अधिशोषण की दर किस पे अपन कहेंगे समानुपाती है, P मतलब प्रेशर दाब के। ये जो बच्चों P लिखा है ना मैंने यहाँ पे, वो प्रेशर दाब लिखा है। ए अपन ने यहाँ पे कोई भी गैस मान ली, ठीक है, ए भी अपन मानते हैं ना, कोई भी गैस मान ली हमने यहाँ पे। अधिशोषण की दर को ए से बताया, मतलब ये आपके लिए अधिशोषण को आप ए से बता रहे हो, विशोषण को आप बी से बताओगे, किसी गैस के लिए मान लिया हमने। बात समझ में आई मेरी? यहाँ पे ए अधिशोषण है, आगे मैं समझाऊंगी क्या है वो, विशोषण को आपने बी से बताया। इतना समझ में आया? अधिशोषण की दर हमने कहा सीधे सीधे किस पे निर्भर करती है, दाब पर निर्भर करती है, ये हमें फ्रुडलिच बता चुका था। अब अपन ने कहा अधिशोषण की दर किस पे निर्भर करती है, उपलब्ध साइट पे। बच्चों ये चीज़ समझना, अधिशोषण कब होगा, जब आपके पास ये सतह उपस्थित होगी, जितनी सतह बाकी होगी उतना ही तो अधिशोषण होगा। क्लास में हम लोगों ने कहा भाई 10 चेयर रखी हुई है, 10 में से 4 बच्चे पहले ही बैठ चुके, तो अधिशोषण की दर किस पे निर्भर करेगी, बाकी बची हुई 6 चेयर पे, 6 कुर्सियों पे, कि बच्चे आके 6 और भी आके इस पे बैठ सकते हैं। बात समझ में आई? जितनी चेयर आपके पास क्लास में उपस्थित होगी उतने ही तो बच्चे आ पाएंगे। ज़्यादा आ भी जाते तो कहाँ बिठाओगे आप उसको? नहीं बिठा सकते, या तो क्या करना पड़ेगा, नए बच्चों को बिठाने के लिए पुरानों को उठाओ, वही वाली बात हो गई। लेकिन चेयर अपन ने, कुर्सी अपन ने यहाँ पे क्यों शब्द काम में लिया, क्योंकि हमने कहा कि यहाँ पे संरचना अलग है, समझ रहे हो? बेंच नहीं बोला मैंने, बेंच मतलब सीधी सपाट है जहाँ पे आप बैठा सकते हो बच्चों को, ज़्यादा भी बिठा सकते हो एक बार। लेकिन अगर अपन कुर्सी की बात करें तो पर्टिकुलर एक कुर्सी पे एक ही बच्चा बैठेगा, संरचना अलग हो गई। एन साइड कह सकते हैं अपन कुर्सियों को, तो वही अपनी एन साइड पे क्या होंगे, आके बच्चे बैठने लगेंगे। अब बैठने वालों की दर कैसे, किस पे निर्भर करेगी, जितनी उपलब्ध आपके पास कुर्सियां हैं, तो वही उपलब्ध साइट को हमने किससे बता दिया बच्चों, अधिशोषण की दर बताई। एक तो अधिशोषण की दर आपकी निर्भर कर रही है दाब पर, ये हो गई आपकी पहली समीकरण। दूसरी समीकरण क्या हो गई, अधिशोषण की दर निर्भर कर रही है उपलब्ध साइट पर, कितनी साइट उपलब्ध है। इसको अपन कह सकते हैं कितनी कुर्सियां उपस्थित हैं, कितनी कुर्सियां उपलब्ध है हमारे पास। जितनी कुर्सियां होंगी उतने बच्चे, तो जितनी साइट होगी उतने बैठेंगे वहाँ पे अणु आके। जैसे यहाँ पे मैंने कितनी बना ली, 1 2 3 4 5, 5 हैं। अब अपन कहेंगे 5 साइट हमारे पास हैं, तो 5 ही अणु आके जुड़ पाएंगे। बात समझ गए? तो अधिशोषण की दर निर्भर करेगी किस पे बच्चों, उपलब्ध साइट पे। अब यहाँ पे देखिएगा, ए तो अपन ने बता दिया कोई गैस, कुल साइट को अपन ने किससे बताया, एन। टोटल मतलब यहाँ पे 5 है बच्चों, तो 5 को अपन किससे बता रहे हैं, एन से बता रहे हैं, तभी तो अपन ने इसको नाम दिया एन साइट। मतलब सारी साइटों को आपने क्या कह दिया, एन, कुल मान लिया अपन ने एन साइट। अब उपलब्ध साइट को बच्चों अपन ने यहाँ पे एक नई काम में लिया साइन, जिसको अपन कहते हैं थीटा। नया मैथ्स का साइन बच्चों काम में लिया इसमें अपन ने, जिसको अपन ने थीटा कहा। तो अपन ने कहा उपलब्ध साइट जो बची हुई है वो अपन ने क्या बताई, थीटा से बताई। मान लीजिए ये यहाँ पे कितनी थी, अगर अपन नया भी बना लेते हैं तो अपन 10 वाला बना लेते हैं, 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब ये इतना बड़ा अधिशोषक है, उसकी सतह बता दी मैंने। सतह पे मान लो ये 10 हैं, 10 उपलब्ध साइट है, सॉरी कुल साइट आपके पास 10 है, तो कुल साइट n मतलब 10 हो गई। अब उपलब्ध कितनी है वो किस पे निर्भर करेगा, देखेंगे भाई कितनी अधिशोषित हो चुकी हैं। मान लो 3 4 5 हो गई, तो उपलब्ध आपके पास कितनी बची, 5। उन्हीं 5 में अधिशोषण होगा, तो उसको अपन ने बता दिया बच्चों थीटा से। इतना समझ में आ गया? अब अपन आगे चलते हैं, थीटा को अपन कैसे और लिख सकते हैं वो देखिएगा। उपलब्ध साइट आपने थीटा से बता दी। अब थीटा निकालने के लिए क्या निकाले अपन, भरी हुई साइट डिवाइडेड बाय कुल साइट। बात समझिए मेरी, जितनी भरी हुई साइट है उसमें से कुल साइट को अगर अपन डिवाइड कर दे तो अपने पास क्या निकल के आएगा, उपलब्ध साइट। बात समझे, कितनी भर गई और टोटल कितनी है, उसमें से इसको निकालोगे तो आपके पास बची भी आ जाएगी, उपलब्ध साइट आ जाएगी। अब बच्चों ये चीज़ देखो, ये रिलेट कर रहा है x/m से। मेरी बात समझना, x/m क्या था बच्चों अपना, अपन ने पढ़ा था जब फ्रुडलिच का आइसोथर्म पढ़ा था हमने, फ्रुडलिच का समतापीय अधिशोषण देखा था, तो हमने कहा था x तो गैस की मात्रा, m अधिशोषक की मात्रा, कितनी अधिशोषक की मात्रा पर कितनी गैस की मात्रा आके जुड़ी, यही अपना फ्रुडलिच वाला था बच्चों, हाँ कि नहीं।
अब आप देखो भरी हुई साइट मतलब क्या है, भरी हुई साइट किससे भरी है, गैस के अणुओं से। तो भरी हुई साइट का मतलब ये किसको बता रहा है, गैस की मात्रा को बता रहा है। कुल साइट मतलब किसको बता रहा है, अधिशोषक की मात्रा को बता रहा है। बात बच्चों ध्यान से समझो, ये इससे रिलेट करता है, ये आगे चल के जुड़ेगा इससे, इसलिए हम इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ रहे हैं। फ्रुडलिच वाला अपने लिए इंपॉर्टेंट था, तो लैंगनियर पे घूम फिर के क्वेश्चन आता है और ये सीधा जुड़ जाता है किससे, फ्रुडलिच वाले से। बस आप ये कह सकते हो दोनों समीकरण दाब की अवस्था को बताती हैं, थोड़ा बहुत अंतर है, और बाकी चीज़ें जो हम लोग लेते हैं ना यहाँ पे समीकरण में, जैसे x ले लिया, दूसरा ले लिया, टर्म अपन ने ले ली, तो ये जो आप इसमें टर्म्स काम में लोगे वो अलग हो सकती है, बाकी समीकरण आपका आगे चल के मिल ही जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही बात कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आई? ये दोनों यही कह रहे हैं कि दाब बढ़ाते ही अधिशोषण बढ़ेगा, ज़्यादा दाब बढ़ाते ही विशोषण पे पहुंच जाएगा। बात समझ में आई सभी को? अब अपन बच्चों यहाँ पे क्या कह रहे हैं, थीटा अपन ने कहा भरी हुई साइट डिवाइडेड बाय कुल साइट, है ना। तो ये चीज़ वही हो गई, भरी हुई साइट मतलब गैस की मात्रा जो भर गई है उसमें, और डिवाइडेड बाय एम, एम यहाँ पे कुल साइट हो सकती है, टोटल साइट को बता सकते हैं अपन, तो ये इससे जुड़ गया है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिएगा बच्चों, भरी हुई साइट तो अपन ने बता दी, कुल साइट हमें पता है ना कितनी है, एन है, तो एन का मान रख दिया यहाँ पे, कुल साइट की जगह पे आपने क्या लिख दिया, एन लिख दिया, ठीक है। अब आपके पास देखिए भरी हुई साइट को अगर अपन यहाँ पे लेके जाएं तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो तो अपन को पता है सीधी सी बात। इसको आप यहाँ ले जाओगे तो ये इसके साथ आ जाएगा यहाँ पे, क्लियर है। भरी हुई साइट निकालने के लिए आपको थीटा एन रखना पड़ेगा, ठीक है। उपलब्ध साइट थी थीटा, कुल साइट थी एन, और भरी भी निकालने के लिए थीटा इंटू एन हो गया वो अपन ने देखा किस तरीके से हुआ। समीकरण क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया सभी को किस तरीके से हो रहा है। अब अपन देखते हैं अधिशोषण की दर, है ना। अधिशोषण की दर अब किस पे निर्भर कर रही है बच्चों, दोनों पे निर्भर करेगी, दाब पर भी और उपलब्ध साइट पर भी। इतना समझ में आया, ठीक है। अब अपन ने यहाँ पे देखा अधिशोषण की दर किस पे निर्भर कर रही है, एन माइनस एन थीटा, उपलब्ध साइट पर, है ना। एक तो अपन ने किस पे बताया था बच्चों, यहाँ पे, है ना, दोनों चीजें लिख रहे हैं अपन। पहले अपन ने क्या बता दिया, अधिशोषण की दर अपन पहले ही देख चुके, दाब पर निर्भर करेगी। अब अपन ने कहा अधिशोषण की दर जितनी उपलब्ध साइट है, जितनी साइट आपके पास बची हुई है उन्हीं पे निर्भर करेगी। उपलब्ध साइट कैसे निकालोगे बच्चों, उपलब्ध साइट निकालने के लिए भरी हुई साइट को टोटल साइट में से माइनस कर दो। मेरी बात समझ में आई? उपलब्ध साइट निकालने के लिए, ये चीज निकालने के लिए कुल में से भरी हुई को माइनस कर दें। कुल साइट है अपनी एन, भरी हुई साइट है अपनी थीटा एन, ठीक है, तो एन माइनस एन थीटा। और अगर इसको बराबर करके अपन लिखना चाहें, बाहर क्या करें बच्चों, एन कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचा, 1 माइनस थीटा। इतना क्लियर है सभी को, ठीक है। अब ये देखिए अधिशोषण की दर, अब वो दाब पर भी तो निर्भर कर रही थी, तो इसमें दाब भी गुणा होगा, दाब पर भी और उपलब्ध साइट दोनों पर निर्भर कर रही है बच्चों, ये चीज़ ध्यान रखना। फ्रुडलिच ने सिर्फ दाब पे निर्भर बताई थी, इसने अपन को उपलब्ध साइट के ऊपर भी निर्भर बताया कि खाली जगह होगी तभी जुड़ेगा, नहीं तो नहीं जुड़ेगा। बात समझ में आई? तो अधिशोषण की दर अपन ने बताया पीए मतलब वही दाब, इंटू कर लिया, इसके साथ ही जोड़ेंगे अपन, इंटू ये एन 1 माइनस थीटा हो गया बच्चों। इतना क्लियर है सभी को? अब आपको पता है जब आप कभी भी समानुपाती का साइन हटाते हो तो आप कांस्टेंट लगाते हो, स्थिरांक लगाते हो। स्थिरांक हमने के रख दिया, सेम वही हो गया, के ए ब्रैकेट में चला गया आपका पी ए इंटू एन 1 माइनस थीटा। यहाँ तक क्लियर है बच्चों सभी को? समझ में आ गया किस तरीके से हुआ? वापस से एक बार देख लेते हैं, शॉर्ट में बता देती हूँ। लैंगमियर का समतापी अधिशोषण हम देख रहे हैं। लैंगमियर साइंटिस्ट ने हमें ये बोला कि अधिशोषण जो होगा हमेशा एक परतीय होगा। एक परतीय के अंदर क्यों होगा? क्योंकि अधिशोषक की सतह पर कुछ अलग प्रकार की संरचनाएं मिलती हैं जिनको ये एन साइट कहता है। इतना क्लियर है? अब उसके बाद इसने कहा अधिशोषण विशोषण साथ साथ चलेंगे, दोनों बराबर चलते रहेंगे साम्य में, ठीक है। अधिशोषण होगा ज़्यादा तो विशोषण भी उसके साथ होगा, ठीक है। अब अधिशोषण की दर को अपन ने बता दिया दाब के ऊपर समानुपाती है, और यही चीज़ हमने बता दी उपलब्ध साइट के ऊपर भी समानुपाती है, ठीक है। ए अपन ने बता दिया, कुल साइट बता दी, उपलब्ध साइट बता दी, इतनी है। इसके थ्रू हमने निकाल लिया भाई भरी हुई साइट जो है थीटा एन से है, तो उपलब्ध साइट माइनस करके निकाल लोगे एन माइनस एन थीटा, उसको अपन ने यहाँ पे रख दिया बच्चों मान। फिर अपन ने कहा कि दाब पर भी निर्भर है तो दाब भी साथ में गुणा करो, दोनों चीज़ों को रखो यहाँ पे, दोनों रख दिए हमने। समानुपाती का साइन हटाते ही अपन ने यहाँ पे कांस्टेंट लगा दिया, तो अपने पास निकल के आ गया अधिशोषण की दर जो है, मैंने बच्चों डैश डैश बना के लिखा है, इसका मतलब यही अधिशोषण की दर लिख रहे हैं ना। अधिशोषण की दर वो किसके बराबर हो गई, के ए पी ए इंटू एन 1 माइनस थीटा के, ठीक है। ये आपका निकल के आ गया बच्चों। अब अपन आते हैं विशोषण। हमने कहा अधिशोषण के साथ साथ विशोषण भी तो चल रहे हैं,
यहाँ तक समझ में आया बच्चों सभी को? अब विशोषण की दर हमने किस पे बताई? उपलब्ध साइट पे। ये बच्चों समझिएगा, एन थीटा क्या था? सॉरी, भरी हुई साइट है ना ये, इसको सही कर देना, इसको सही लिख दो, भरी हुई साइट एन थीटा, ठीक है। अब आप देखना बच्चों यहाँ पे विशोषण क्या लिखा? अधिशोषण अपन ने लिखा था। अधिशोषण की दर किस पे निर्भर कर रही थी? उपलब्ध साइट पे, है ना। जितनी साइट आपकी बची हुई होगी वहीं तो अधिशोषण होगा। लेकिन विशोषण इसका उल्टा, विशोषण कहाँ से होगा? जो भरी हुई साइट है। तो जितनी साइट भरी है वहीं से तो अणु बाहर निकलेंगे, हाँ कि नहीं? ठीक है, तो ये चीज समझ में आई सभी को कि भरी हुई साइट है। अब यहाँ से तो अणु बाहर भागेगा, तो जितनी भरी हुई साइट आपके पास होगी उतना विशोषण की दर बढ़ेगी। 10 भरी हुई है तो 10 को खाली कर सकता है वो, नए को बिठाने के लिए 10 को विशोषण करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। तो जितनी ज्यादा विशोषण की दर कह रहे हैं बच्चों अपन, अणुओं के बाहर भागने की दर किस पे निर्भर करेगी? कि कितनी साइट वो भरी हुई है। जैसे अपन क्लास से बच्चों को भगाना चाहते हैं कि भाई इन बच्चों को बाहर निकालना है ताकि नए बच्चे बैठ सकें, तो जितने ज्यादा बच्चे बैठे हुए होंगे उतने ज्यादा बाहर निकलेंगे। 10 की जगह 20 चेयर पे बच्चे बैठे हुए तो आपके पास विशोषण की दर बढ़ गई, ठीक है। 20 में से 5 ही बैठे हैं तो विशोषण की दर कम है। अगर 20 के 20 बैठे होते तो 20 को बाहर निकालते, अपन सबको उठा देते। तो यहाँ पे क्या होता बच्चों की विशोषण की दर बढ़ती, और वो किस पे निर्भर कर रही है? आपकी भरी हुई साइट पे, जिसको अपन ने एन थीटा से बताया। सीधा सीधा लिख दिया एन थीटा, भरी हुई साइट है आपकी, वहां पे लिखा था अपन ने बच्चों, ठीक है। इसको अपन क्या करेंगे भाई, प्रोपोर्शनल साइन हटाया, क्या हो गया ये? के बी एन थीटा, क्योंकि अपन ने विशोषण को बताया बी से, अधिशोषण को बताया था ए से, ठीक है। उसके बाद अपन ने बी से बता दिया के बी एन थीटा। किसी गैस के लिए मान लिया अपन ने उसको बता दिया ए से, और अधिशोषण को बताया गैस के लिए ए से, और बी को किससे बताया बच्चों? विशोषण को बताया। अगर आप लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, बी जो है वो किसको बताता है? विशोषण को बताता है किसी गैस के लिए, या किसी गैस का विशोषण लिखना हो तो वो भी लिख सकते हो ना। ए किसी गैस का अधिशोषण, अपन ने बताया ना कोई गैस के लिए, है ना, ये लिख देना, कोई गैस के लिए अधिशोषण, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना, अच्छा समझने में आसानी रहेगी बच्चों। कोई गैस के लिए अधिशोषण ए हो गया, तो विशोषण को हमने किससे बताया? बी से बता दिया, ठीक है। विशोषण किसी गैस के लिए, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। ए बताया अपन ने अधिशोषण, बी बताया अपन ने विशोषण, तो इसीलिए हमने यहाँ पे कांस्टेंट लगाया, तो क्या लिखा? के बी एन थीटा, ठीक है। जितनी उपलब्ध साइट वहीं से अणुओं को बाहर भगाओगे। इतना क्लियर है सभी को, ठीक है। अब अपन यहाँ पे बच्चों साम्य पे आ जाते हैं। हमने कहा था साम्य में चलता है, एक समय तक तो अधिशोषण बढ़ता है, कुछ समय पश्चात साम्य में हो जाता है। साम्य का मतलब कि अगर आपको और अधिशोषण के अणु बिठाने हैं तो पुराने वालों को भगाना पड़ेगा, तो विशोषण भी करना पड़ेगा। क्लियर है? अब अपन ने देखा साम्य पे अधिशोषण की दर बराबर हो गई विशोषण की दर के, जितना अधिशोषण होगा उतना ही विशोषण होगा। 5 बच्चों को भगाओगे तभी 5 को बिठा पाओगे। क्लियर है? ये अपन ने मान रख दिए के ए पी ए एन 1 माइनस थीटा, ये यही वाला मान उठा के रखा। इसका अपन ने अभी निकाला के बी एन थीटा, ठीक है। एन से एन कैंसिल आउट हो सकता है क्योंकि सेम टर्म है, तो कैंसिल आउट हो गया बच्चों। अब यहाँ पे अपन ने लिख दिया कि ए के अपॉन में के बी चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। पी ए बचा और थीटा वाली टर्म एक तरफ लिया है हम लोग, तो थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा। अब बच्चों के ए और के बी जो था अधिशोषण विशोषण के लिए था, तो हमने इसके लिए कॉमन कांस्टेंट काम में ले लिया। के ए और के बी की जगह पे अपन ने सीधा के लिख दिया, तो यहाँ पे लिख दिया के पी ए थीटा 1 माइनस थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? अब आगे चलते हैं, ये रब कर दूँ सारा, ठीक, ये रब करके फिर लिखते हैं अपन, है ना। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई डाउट है बच्चों किसी को भी? ये इतना क्लियर है सभी के लिए? अगर अपन लोग बुक में या नोट्स में देखते हैं ना बच्चों, तो आपको बहुत थोड़ा सा लिखा हुआ है, वो जो आप लैंगमेयर का देखोगे ना नोट्स में भी अपने पास अवेलेबल है, तो भी वो कम है। इसलिए अपन पूरा डिटेल में पढ़ रहे हैं कि जो समीकरण निकल के आ रहा है ना वो कैसे निकल के आ रहा है। एक बार आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो आपको आगे का समझने में आसानी रहेगी। अभी तो कोई डाउट है किसी को? ठीक है, आसान लगा समझने में, ठीक है। अपन आगे चल रहे हैं अभी। अब देखो बच्चों, यहाँ तक समझ में आया था जो अपन ने लास्ट में लिखा था ना के पी के बारे में, ठीक है। अपन ने यहाँ पे क्या किया बच्चों, जब इसको अपन ने उल्टा कर दिया, उल्टा कह सकते हो या 1 से डिवाइड किया, 1 से डिवाइड करने के बाद क्या हुआ, ये चीज़ तो उल्टी हो गई। थीटा अपॉन में 1 माइनस थीटा था। जब के पी को अपन ने 1 से डिवाइड किया, तो 1 से डिवाइड करने के बाद ये तो अपोजिट हो गया, ये डिवीजन में चला गया।
ठीक है। जब अपन डिवाइड करते हैं, कंडीशन रख दी हमने, जब हमने इसको 1 से भाग दिया तो ये तो उल्टा हो गया, ये 1 से भाग में नीचे की तरफ चला गया। और यही चीज़ अगर अपन यहाँ पे देखते हैं 1/θ -1 लिख सकते हैं इसको, इस चीज़ को, इस वाले समीकरण को ऐसा लिखा जा सकता है बच्चों, 1 - θ/θ था तो 1/θ -1 कर सकते हैं, थीटा ही तो माइनस कर रहे हैं, ठीक है। वो जो एलसीएम लेके करते हैं ना अपन, उसी जगह पे अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि एलसीएम वाला रूप है, ये ऐसे नॉर्मल वाला है। जब माइनस में लिखोगे तो एलसीएम लेने के बाद वो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये 1/kPa चल रहा है। अब अपन ने क्या करा, 1/θ का क्या किया, -1 था, इक्वल के इस तरफ भेजोगे तो +1 में बदल जाएगा, इसके साथ जाते ही बच्चों +1 हो गया, ठीक है। अब आपने यहाँ पे देखा कि अगर अपन इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लेने के बाद अपने पास आ जाएगा 1 + kPa/kPa, क्योंकि आपने इसका एलसीएम ले लिया, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद आपके पास ये वैल्यू निकल के आता है, एलसीएम निकालोगे ना तब आपके पास ये वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद बच्चों अगर अपन अपॉन का साइन हटा दें, ठीक है, मतलब क्या करा अपन ने, जो भाग दे रहे थे वो साइन हमने हटा लिया, हटाने के बाद आपके पास ये वैल्यू निकल के आएगा, उल्टा हो जाएगा ये kPa 1 + kPa। जो पहले कंडीशन अपन ने रखी थी ना, उसको डिवाइड में कर दिया था, 1 से भाग दिया था तो हमने वो भाग हटा दिया यहाँ पे, ठीक है। आपने उसको सीधा कर दिया, सीधा करने के बाद क्या हुआ, ये चीज़ तो हट गई, ये तो ऊपर आ गया थीटा, और थीटा का मान हमारे पास ये निकल के आ गया। इतना क्लियर है सभी को? समीकरण में कोई डाउट है किस तरीके से हुआ, यहाँ समझ में आ गया कैसे हुआ? अब यहाँ पे देखो बच्चों, अपन ने क्या कहा था, थीटा शुरू में ही कहा था, थीटा क्या था आपके पास, उपलब्ध साइड है ना, कितनी साइड उपलब्ध है उसको अपन ने किससे बताया था बच्चों, थीटा से बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने बताया थीटा को अपन ने x/m से भी तो जोड़ा था पहले, जहाँ पे अपन ने कहा था गैस की मात्रा और उसकी अधिशोषक की मात्रा, है ना, दोनों की मात्रा अपन ने बताई थी, ठीक है। x/m से बताया था तो हम थीटा को रिप्लेस कर सकते हैं x/m से, थीटा की जगह पे हम x/m का भी तो मान रख सकते हैं। मैंने बच्चों आपको पहले ही समझाया था, फ्रुडलिच और ये लैंगमियर, ये दोनों का जो अपन पढ़ते हैं अधिशोषण, समतापीय अधिशोषण, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बस आप क्या कर रहे हो, अलग अलग टर्म्स काम में ले रहे हो। जैसे उसमें अपन ने क्या देखा था, प्रेशर के ऊपर देखा था, दाब के ऊपर देखा था, x/m से काम में लिया, या हमने थीटा काम में ले लिया, क्योंकि वो बहुत परतीय था, ये एक परतीय था। बात समझ में आ गई? लेकिन दोनों चीज़ें रिलेट कर रही हैं, दोनों चीज़ें जुड़ रही हैं आपस में, तो x/m = वही हो गया kPa 1 + kPa, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों क्या हुआ, k कांस्टेंट रखा था अपन ने Ka/kB का, है ना। Ka/kB किसको बता रहा था बच्चों, वहाँ पे वो चीज़ बता रहा था अधिशोषण और विशोषण दोनों को, राइट। तो अपन ने उसकी जगह पे कांस्टेंट एक ही k ले लिया था। अब यहाँ पे हमने इसको Ka/Pa खोल के लिख दिया वापस, Kpa की जगह Ka/Pa अपॉन में चला गया आपका 1 + kB/Pb। इतना ठीक है, ये बात समझ में आई बच्चों। k कांस्टेंट की जगह पे Ka और kB का वैल्यू अपन ने लिया था, वो वैल्यू हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों जो निकल के आई चीज़, या तो ये निकल के आया, अब जो फाइनल आपके पास आया है बच्चों, जो अपन कहेंगे कि फाइनल हमारे पास निकल के आता है, अंतिम इसके पास जो चरण निकल के आया वो आपका पद ये वाला है, या तो ये होगा, या फिर कुछ बुक में AP 1 + BP लिखा हुआ होता है, ये सब में अलग अलग होगा। ये आप उसको रखोगे ना बच्चों, k की वैल्यू रख दो बस यहाँ पे, Kpa और kB/Pb हो जाएगा ना, kB/Pa होगा ये, सॉरी ये सही कर देना इसको, ठीक है। हाँ सही है, ये Kpa 1 + kPa, तो Kpa की जगह पर ने Ka/Pb वैल्यू रख दिया, बस K को खोल के लिखा है, बाकी Pa ही रहेगा, वो गलत लिखा हुआ है, वो Pb नहीं होगा, Pa ही होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चीज़ अलग है, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ अलग है बच्चों, ये ध्यान रखना। कई बुक्स में या तो इस तरीके से लिखा हुआ होता है Ka/Pa 1 + kB/Pa, है ना, Pa ही है वो, Pa कर देना उसको सही से, दोनों जगह वही एक ही चीज़ है। तो अपन यहाँ पे बता रहे हैं ये चीज़ वैल्यू आ गई, K का मान रख दिया आपने, या तो आपको K की टर्म्स में चीज़ मिलेगी, नहीं तो आपको बच्चों ये वाला लिखा हुआ होगा समीकरण, x/m AP 1 + BP। क्या ये तो स्थिरांक है, यहाँ पे जो बच्चों बताया ना A और B, प्रेशर बताया है, लेकिन A और B जो बच्चों है यहाँ पे अधिशोष्य और अधिशोषक को बताएगा। मेरी बात समझ में आई? यहाँ पे जब आप बता रहे थे ना ये चीज़, तो जो K कांस्टेंट हमने लिया था ना बच्चों, A और B टर्मिनोलॉजी जो पहले हम यहाँ पे काम में ले रहे थे, हम बता रहे थे अधिशोषण और विशोषण को, इतना समझ में आया। और जो K इनसे जुड़ा हुआ था,
वो के जो था, के एक स्थिरांक था जिसका मान अधिशोषक और अधिशोष्य की प्रकृति पे निर्भर करेगा। अगर आपको याद हो तो हमने फ्रुडलिच पढ़ा था। फ्रुडलिच में हमने कहा था स्थिरांक लगाते हो आप। स्थिरांक लगाने के बाद बच्चों एक बात मैंने आपको बताई थी कि स्थिरांक का मान अधिशोष्य और अधिशोषक की प्रकृति पे निर्भर करेगा। बात समझ में आ गई? जब के का मान ही वहां पे निर्भर कर रहा है, इसका मतलब वो सीधा सीधा जुड़ा हुआ है किससे? अधिशोष्य और अधिशोषक से। सीधा आपने दोनों की जगह पे के ही ले लिया। और जब आप के यहाँ से हटा देते हो बच्चों, तो के हटाने के बाद ए और बी लगाए हमने यहाँ पे साइन। दूसरी जो टर्म में हमने लिखा इसको, कई बुक्स में आपको ये वाला समीकरण मिलेगा, तो ये समीकरण यही बताता है अधिशोष्य और अधिशोषक को। वहाँ आप के लिख रहे थे तो के भी किस पे निर्भर था? अधिशोष्य और अधिशोषक की प्रकृति पे। और वही जब हम के की टर्म में ना लिखकर ए और बी की टर्म में लिखते हैं, तो यहाँ ए और बी अधिशोषण विशोषण नहीं बताता। ए और बी जो अपन ने यहाँ पे इस तरीके से लिखा है बिना के, वो हमें क्या बताता है बच्चों? वो अधिशोष्य और अधिशोषक की प्रकृति बताता है। अधिशोषण विशोषण नहीं बताएगा। वो अपन ने के की टर्म में लिखा था बच्चों। ये कंफ्यूजन ध्यान रखना, कंफ्यूज हो जाओगे सीधा देख के वैल्यू, है ना। एक बार तो अपन इसको अधिशोषण विशोषण कह रहे हैं और एक बार अपन इसको अधिशोष्य और अधिशोषक कह रहे हैं, ठीक है। पर इन रियलिटी जब के का मान रखते हो तो के उन्हीं से जुड़ा हुआ है, इसलिए आपने अलग अलग नहीं लिखा। वहाँ ए और बी को आपने अधिशोषण विशोषण से बता दिया। यहाँ पर ए और बी आप जब काम में लेते हो बच्चों, तो ये प्रकृति बता रहे हो आप। के नहीं है तो फिर आप वही बताओगे, दोनों की प्रकृति बताओगे। एक्स अपॉन एम एक्चुअल में था ही क्या? अधिशोष्य और अधिशोषक। तो ए और बी जो टर्म यहाँ पे हमने इस वाले में काम में लिए समीकरण में, वो अधिशोष्य और अधिशोषक पे ही निर्भर करेगा। इतना क्लियर है? ये बात समझ में आ गई बच्चों? अब अपन आ रहे थे फ्रुडलिच वाले पे, इन दोनों को रिलेट कर रहे हैं हम, ठीक है। फ्रुडलिच वाले ने हमें बताया था एक्स अपॉन एम के पी 1 अपॉन एन, ये समीकरण दिया। यहाँ तक क्लियर है क्या बच्चों? लैंगमेयर का समझ में आया सभी को? किस तरह से निकला? या तो आप इसको इस टर्म में लिखो तो भी सही है, नहीं तो आप इसको इसमें लिखते हो तो भी सही है। दो तरीके से अपन इसका समीकरण लिख सकते हैं। या तो हम ये लिखेंगे बच्चों, या तो हम ये लिखेंगे। दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ इतना अंतर है कि आपने यहाँ पे टर्म काम में ले ली, यहाँ पे आपने सिंपल कैपिटल ए और बी काम में लिया। इतना समझ में आया? अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन हो आप इसको स्मॉल में भी लिख सकते हो, के स्मॉल ए स्मॉल बी से बता देंगे। क्लियर है? इतनी चीज़ तक समझ में आ गया सभी को? क्लियर है? तब अब बच्चों अब अपन चलते ही, अपना खत्म हो गया लैंगमेयर का। लैंगमेयर वाला ये बता रहा था और फ्रुडलिच वाला ये समीकरण हमारे पास है, ठीक है। जहाँ फ्रुडलिच ने बताया एक्स अपॉन एम के पी 1 अपॉन एन, ये वैल्यू आ गया अपने पास। ये कौन सा वाला था? संकर वाले पद का था, मध्यम वाले पद का था, जहाँ पे आप बताओगे अधिशोषण अधिकतम होता है। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इसमें फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। वो पद जहाँ पे अधिशोषण अधिकतम है, तो यही पद अपना संकर पद है, यही अपना फ्रुडलिच का इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं मुख्य बिंदु होता है, जो हमें फ्रुडलिच समीकरण का पूरा महत्व बताता है। या अपन कह सकते हैं प्रथम और अंतिम पद भी हम इसी पद से ज्ञात करते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट समीकरण हमारे लिए यही होगा बच्चों। सिंपल छोटा क्वेश्चन आता है फ्रुडलिच का समीकरण लिखो, तो समीकरण में आप सीधा ये लिख दोगे। छोटे क्वेश्चन में आया तो छोटे क्वेश्चन में लिख दोगे, या ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ ले कि फ्रुडलिच के समीकरण निम्न में से कौन सा है। प्रथम भी हो सकता है, अंतिम वाला भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो आप वो दोनों को नहीं देखोगे, आप इसको देखोगे, क्योंकि इसी के थ्रू तो अपन दोनों निकाल सकते हैं, पहले और आखिरी से नहीं निकाल पाएंगे अपन, ठीक है। तो अपना मेन इंपॉर्टेंट जो हो गया वो बच्चों ये वाला हो गया, ठीक है। अब अपन ने लैंगमेयर का अभी देखा, एक्स अपॉन एम ही लिया अपन ने टर्म, थीटा को रिप्लेस कर दिया, एक्स अपॉन एम ए पी 1 प्लस बी पी, जहाँ पे ए अपन ने अधिशोष्य से बताया और बी अपन ने अधिशोषक से बताया। प्रकृति लिख सकते हो, चाहो आप सीधा लिख सकते हो, अधिशोष्य की प्रकृति ए, अधिशोषक की प्रकृति बी से बता दें, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, जब हम साम्य की बात करते हैं बच्चों, तो अपन क्या कहते हैं, 1 ग्राम अधिशोषक पर अधिशोषित होने वाली गैस का द्रव्यमान साम्य दाब पर निर्भर करता है। वही वाली बात है, फ्रुडलिच वाले ने कल यही तो बताया था। फ्रुडलिच का जब हमने देखा था, अभी तो हम क्या कर रहे हैं बच्चों, दोनों को मिक्स कर रहे हैं, दोनों को कंपैरिजन करके उनका एक कंबाइन ग्राफ लेके आ रहे हैं कि दोनों को जोड़कर एक ग्राफ क्या बनेगा, आपको क्या मिलेगा, ठीक है। अब ये चीज़ यहाँ पे समझिएगा, इन्हीं दोनों के थ्रू, इन दोनों के नतीजों से जो हम निकाल के लाए अपना डेफिनेशन, वो क्या कहता है, 1 ग्राम अधिशोषक पर अधिशोषित होने वाली गैस का द्रव्यमान साम्य दाब पर निर्भर करेगा। फ्रुडलिच ने अपन को यही चीज़ बताई थी कि अधिशोष्य और अधिशोषक, है ना, अधिशोष्य होने वाली गैस अधिशोषक पे आके जुड़ेगी। तो अपन ने क्या बोला था, 1 इकाई द्रव्यमान, कुल मान माना था तो 1 इकाई द्रव्यमान बोल दिया था हमने। यहाँ पे हमने 1 ग्राम मान लिया,
1 ग्राम अधिशोषक जो है उस पर गैस आके जुड़ रही है, तो गैस का द्रव्यमान किस पे निर्भर करेगा? द्रव्यमान गैस का मतलब क्या हुआ? गैस के अणु, कितनी गैस जुड़ेगी? या तो आप सीधा भाषा में कहो बच्चों तो आप क्या बोलोगे, कितनी गैस जुड़ेगी, या फिर आप कहोगे गैस का द्रव्यमान, या आप कहोगे गैस की मात्रा, ठीक है, या अपन कहें गैस के अणु, बात एक ही है। कितनी गैस जुड़ रही है अपन को सिर्फ ये निकालना है। तो कितनी गैस सतह पर आकर जुड़ी वो किस पे निर्भर करेगा? साम्य दाब पर, इक्विलिब्रियम प्रेशर पर। इक्विलिब्रियम प्रेशर या साम्य दाब वो बताता है जिसमें अधिशोषण विशोषण दोनों हो रहे हैं। तो अधिशोषण दोनों के ऊपर निर्भर कर रहा है बच्चों, ये चीज समझ में आई? फ्रुजलिच ने हमें कहा था सिर्फ अधिशोषण निर्भर करेगा दाब पे, है ना, लेकिन यहाँ पे अपन ने जब दोनों का निकाला, कंक्लूजन निकाला, दोनों की समरी अपन कह सकते हैं, उसका हमने निचोड़ निकाल लिया। तो निचोड़ हमें क्या कहता है कि 1 ग्राम अधिशोषक पर अधिशोषित होने वाली गैस का द्रव्यमान साम्य दाब पर निर्भर करेगा। साम्य दाब अधिशोषण और विशोषण दोनों का। इतनी बात समझ में आई? एक तो दाब अपन कह रहे थे सीधा सीधा दाब पे निर्भर कर रहा है, दाब बढ़ाओ अधिशोषण बढ़ेगा। यहाँ पर अधिशोषण की मात्रा कैसे बढ़ रही है कि अधिशोषण विशोषण दोनों का दाब बराबर कुल कितना है, तो अपन इसको साम्य दाब से बता दिया क्योंकि दोनों में साम्य था ना बच्चों। ये चीज समझ में आई सभी को? हाँ कि नहीं? ये वाला KP 1 + KP है ना, तो अपन इसको यहाँ पे हटा दिए ना बच्चों, ये कांस्टेंट हटा दिए थे। KPA या फिर KPA लिख दो आप तो भी ठीक है, A लिख दो चाहे ना लिखो, ठीक है। KPA या KPA 1 + KPA वो पहले वाली लिख दी अपन ने, ये वाली। ये तीनों चीज़ें है ना बच्चों, एक बार खोल के लिखो, चाहे इसको ऐसे लिखो, कंफ्यूज नहीं हो गया आप वो भी लिख सकते हो। समीकरण अगर आप लिखना चाहो ना, ये तीनों का कंक्लूजन एक ही चीज़ है, क्योंकि आपने K रखा था, जब आपने KA और KB को खोला नहीं तो हमारा समीकरण निकल के आ चुका है। यहाँ पे आप तीनों को इंपॉर्टेंट दे सकते हो कि इन तीनों में अपन कोई सा भी ये लैंगमियर का समीकरण बता सकते हैं, तीनों ही सही है, वो अलग अलग रूप में है, तीनों को ले सकते हैं। तो अपन ने यहाँ पे यही तो लिखा AP 1 + BP, किसी बुक में ये मिलेगा किसी बुक में ये मिलेगा, और उसको खोल के लिखोगे तो KA और KB लिख दोगे उसको, ठीक है ना। तो यहाँ पे KPA 1 + KPA हो गया आपका, यही वाली चीज़, ठीक है। अधिशोषक अधिशोषक बोल दिया अपन ने, यहाँ पे बात समझ में आ गई, दाब पर नहीं साम्य दाब पर निर्भर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने ये लिया, अब इसको अपन ने इस भाषा के अकॉर्डिंग लिखा क्या बच्चों, x/m = स्मॉल AP 1 + BP, जहाँ पे A और B हमने स्थिरांक बता दिए। अब ये वो नहीं है, चीज़ को समझना, हमने अब क्या करा, इस दोनों चीज़ों को मिक्स करके एक नई चीज़ लिख दी। बात समझ पा रहे हो सभी? नहीं? ये समझो बच्चों, अभी तक आपने क्या करा, लैंगमियर का समीकरण देखा, लैंगमियर का समीकरण हमें निकाल के देता है, भाई ये चीज़ निकल के आती है, ये मान निकल के आता है, ठीक है। अब अपन ने यहाँ पे बोला अधिशोषक अधिशोषक की प्रवृत्ति पर निर्भर करेगा। अब हमने लास्ट में दोनों को मिला के बच्चों क्या चीज़ कह दी कि साम्य दाब पर निर्भर करेगा। बात समझ पाए? दाब पर नहीं, साम्य दाब, साम्य कौन सा, अधिशोषक और विशोषक वाले दाब पर। तो कुल दाब को अपन ने साम्य दाब से बता दिया। अब अपन ने यहाँ पे लिखा है x/m = AP 1 + BP, जहाँ पे A और B को हमने स्थिरांक से बताया है, क्योंकि ये स्मॉल a स्मॉल b है, ये स्थिरांक से बताया बच्चों हमने इसको, ठीक है। अब मान जो है, इनका मान किस पे निर्भर करता है, अधिशोषक के अधिशोष्य और ताप पर, तापमान पर भी निर्भर करेगा। ये चीज़ कितना तापमान ले रहे हो आप उस पर निर्भर करेगा, ये अधिशोष्य और अधिशोषक की प्रकृति पे निर्भर करेगा, इन स्थिरांकों का मान। ये स्थिरांक लिए हमने, ताप पर निर्भर करेगा, कैसे निर्भर करेगा वो आपको आगे पता चलेगा, अभी अपन पढ़ेंगे इसके बाद। ये बच्चों अपन दोनों समीकरण का निचोड़ निकाल के लाए हैं। अभी तक जो आपने देखा ना, ये एक तरह से आप ये देख लो कि अपन ये क्या है, ये टॉपिक यहाँ खत्म हो गया था, लैंगमियर वाला। फ्रुजलिच वाला कल ही खत्म कर चुके हैं, लैंगमियर वाला अपन ने पूरा कैलकुलेट करके निकाल लिया कि भाई अधिशोषण विशोषण की दर बराबर चलेगी, ठीक है। कैसे चलेगी, क्या चलेगी, बराबर करते 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 हम यहाँ पे नतीजे पे पहुँच गए कि ये 3 मान हमारे निकल के आ जाएंगे। या तो आप K के रूप में लिखो, K को खोल के KPA लिख दो, या किसी और बुक में आप देखते हो, कहीं पे भी देखते हो बच्चों, तो आपको ये मान भी निकल के आते हैं। इतना क्लियर है? 3 आपके पास मान आ गए, ठीक है। अब अपन ने यहाँ पे बोला फ्रुजलिच और लैंगमियर को एक साथ जब अपन निकाल के लिखते हैं, तो निकाल के लिखने के बाद अपन सीधा सीधा क्या कहते हैं, साम्य दाब पर निर्भर करेगा अधिशोषण। सीधा आप कहोगे दोनों का निचोड़ या दोनों का मान हमें क्या बताता है, हमें ये बताता है बच्चों कि अधिशोषण जो होगा वो किस पे निर्भर करेगा, साम्य दाब पर निर्भर करेगा, ठीक है। मतलब अधिशोषण और विशोषण दोनों की दर के ऊपर निर्भर करेगा कि अधिशोषण के साथ साथ विशोषण भी कितना हो रहा है। मेरी बात समझ में आ गई? उससे कैलकुलेट करके आप निकालोगे।
अब उसके बाद अपन ने यहाँ पे बता दिया, हमने एक नई टर्म काम में ले ली x अपॉन एम ए पी 1 प्लस बी पी, जहाँ पे a और b स्मॉल a स्मॉल b हमने स्थिरांक से बताए और उन स्थिरांकों का मान इन तीनों पर निर्भर करेगा। ये जो स्थिरांक है बच्चों a और b, इन तीनों का मान अधिशोषक, अधिशोष्य और ताप पर निर्भर करेगा। क्लियर है इतना? अब जब अपन यहाँ पे बताते हैं बच्चों, इसको समीकरण के रूप में लिखा है ना, x अपॉन एम प्रेशर पे है, ठीक है, x अपॉन एम में लिख दिया अपन ने, अपॉन में प्रेशर लिया अपन ने, तो उसको बताया a 1 प्लस बी पी से उल्टा कर दिया, 1 प्लस बी पी a आ गया। यही चीज़ अपन अलग अलग लिखते हैं तो 1 अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए और p निकल के आया, जो हमारा समीकरण y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स में बैठ जाता है। वो गणितीय रूप देखते हैं हम, ताकि हमारा समीकरण सही है कि नहीं है, उसको करेक्ट करने के लिए, उसको चेक करने के लिए हम लोग इस तरीके से लिखते हैं बच्चों। इसको बात समझ में आई? और जब इसका मान निकाल लिया y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, तो इससे हमें क्या पता चला कि हमने इसको ग्राफ में प्लॉट करके देखा, y एक्सिस पे x अपॉन एम p पे, ठीक है, p अपॉन x अपॉन एम ले लिया अपन ने प्रेशर के ऊपर। यहाँ पे प्रेशर बढ़ा रहे हो, आपको ढाल जो मिलेगा बच्चों वो इस तरीके का मिलेगा b अपॉन ए, ठीक है, कांस्टेंट का मिल गया ये b अपॉन ए का, 1 अपॉन ए यहाँ से वो आपका बताया था मैंने, वो बिंदु होता है जहाँ से आप स्टार्ट करते हो अपना स्लोप बढ़ा रहे हो, वो चीज़ हो गई। इसको अपन ने इससे बता दिया। यहाँ तक कोई किसी को डाउट है? और अभी तक ये कटाक्ष वाले ग्राफ समझ में नहीं आए तो अपन इसको कल वाले लेक्चर में स्टार्टिंग में थोड़ा सा बता दूंगी मैं कि ये कटाक्ष वाला जो ग्राफ है वो कैसा होता है, क्या होता है, उसको डिटेल में पढ़ लेंगे थोड़ा सा, ठीक है, ताकि आपको ये जो यहाँ थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगा वो कल क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया बच्चों? कोई डाउट है किसी को? अब जो अपन कह रहे थे ना, क्या कह रहे थे अपन, ताप पर निर्भरता, वो ताप पर निर्भरता कैसी होती है वो अभी अपन आगे ग्राफ में देखते हैं। इतना क्लियर है अभी तक? कोई डाउट है इस वाले में? एक बार और पढ़ लेना आप लोग, फिर भी कोई डाउट आता है तो कल आके पूछो, कल मैं आपको और अच्छे से बता दूंगी, है ना। कोई भी डाउट आता है वो अपन अच्छे से और देख लेंगे, इसको रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो अपन ने अभी तक ये समझा, फ्रुडलिच वाला बताता है दाब पर, लैंगमेयर वाला बताता है कि भाई एक परतीय अधिशोषण होगा और वो किस पे निर्भर करेगा, उसकी उपलब्ध साइट पर, जितनी साइट उपलब्ध है उतना अधिशोषण होगा, ठीक है। और हमने ये भी देखा दोनों प्रोसेस में अधिशोषण विशोषण क्या होंगे, साथ साथ चलेंगे। तो दोनों का निचोड़ निकाला तो हमें ये क्या मिला कि साम्य दाब पर निर्भर करेगा कुल मात्रा अधिशोषण की। साम्य दाब कैसे निकालोगे वो अपन ने समीकरण के द्वारा हल कर लिया। फिर भी कोई दिक्कत आती है बच्चों, हम इसको एक बार और देख लेंगे। इतना समझ में आया? अब अपन ये देख लेते हैं एक बार इन दोनों के बीच में भौतिक और रासायनिक जो पढ़ा था ना हमने बच्चों, वो अपन ने अभी यही तो बताया। फ्रुडलिच वाला भौतिक को समझा रहा है, लैंगमेयर वाला रासायनिक को समझा रहा है। कैसे समझा रहा है एक बार अपन उसको ग्राफ में और देख लेते हैं, ठीक है। ये रब कर दूं इसे? टाइम क्या हो गया वैसे, ज़्यादा हो गया क्या? 1 बजे तक कर लेते हैं, ठीक है, चलेगा 15 मिनट और? नींद आ रही है? अच्छा, अभी जो पढ़ा है ये चीज़ें समझ में तो आ रही है बच्चों? कोई ऐसा तो नहीं ज़्यादा टफ लग रही है या ज़्यादा सर के ऊपर जा रही है? आज वाला समीकरण थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला लग सकता है क्योंकि ये थोड़ा लंबा है। क्या एक्चुअली क्या है, देखो मैं आपको बताती हूँ, अपने जो सिलेबस में है ना बच्चों, वो आपको फ्रुडलिच वाला ही दिया हुआ है। मेन क्वेश्चन जो आएगा आपका फ्रुडलिच के ऊपर आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है ना, लैंगमेयर वाला आपकी बुक में बहुत थोड़ा सा दे रखा है, सिलेबस में कम है। लेकिन जब अपन कॉम्पिटेटिव एग्जाम करते हैं ना, तो उसमें क्या घुमा फिरा के पूछ लेते हैं कि अगर ये हुआ लैंगमेयर वाला समतापी अधिशोषण आया तो उसमें क्या बताता है, मतलब किस पे डिपेंड है, तो आपको समझ में आनी चाहिए ये चीज़। इसलिए मैंने आपको ज़्यादा डिटेल में समझाया, आपकी बुक में नहीं है ये चीज़। आपकी बुक में सिर्फ एक लाइन का समीकरण है, लेकिन हम लोगों ने इसको डिटेल में इसलिए समझा कि हमें पता तो चले कि असल में कहना क्या चाह रहा है। तो लैंगमेयर समझ में आया कि वो एक परत वाला होता है। क्वेश्चन आ जाए एक परत वाला होता है तो क्यों होता है? क्योंकि साइट उसके ऊपर एक ही अवेलेबल है ना, एक ही साइट में आके जुड़ेगा, इसलिए एक परतीय हो गया। उसके बाद अपने बताया अधिशोषण विशोषण पे होगा, तो यहाँ पे कौन सी टर्म काम में ली? जैसे ऑप्शन अगर आपके पास कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं बच्चों कि एन साइट होती है, थीटा एन होती है, क्या होती हैं ये चीज़ें, तो आपको अभी क्लियर हुआ, पढ़ के थोड़ा सा माइंड हमारा क्लियर हो गया कि भाई ये चीज़ भी होती है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था हम एक्स्ट्रा ही पढ़ेंगे। आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम जितने भी हैं आप लोग प्रिपेयर करोगे, उसके लिए तैयारी करोगे बच्चों, जितने भी परीक्षाओं के लिए तैयारी करोगे उसमें आपके लिए टॉपिक क्लियर हो गया। अब आपको बार बार और दूसरी जगह देखने की ज़रूरत नहीं है। जब भी पढ़ोगे सिलेबस से ज़्यादा ही पढ़ोगे, कम नहीं पढ़ेंगे हम, है ना, ताकि कन्फ्यूजन जो हो अपना क्लियर हो जाए। हालांकि जो बोर्ड एग्जाम में जो मेन आएगा वो लैंगमेयर पे मेन, फ्रुडलिच पे मेन आएगा। वो क्वेश्चन जो आएगा ना बच्चों फ्रुडलिच वाला आसान है वैसे, वो वाला फ्रुडलिच वाला ज़्यादा आसान लगा। ग्राफ लिया, ग्राफ के ऊपर बना दिया, हो गया। इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ ये जो अपन समीकरण लिखते हैं ना वो थोड़ी सी टफ लग रही होंगी। इसका वैल्यू यहाँ ले गए, फिर उसके बाद उसको लिखा, इस तरीके से लिखा, तो उसमें लगता है। मैथ्स वाले बच्चे कितने हैं यहाँ पे? बायो वालों को दिक्कत लगती है क्योंकि मैथ्स वालों को क्या समीकरण की आदत होती है करने की, वो तो मैथ्स में करते ही हैं।
हाँ कि नहीं? और बायो वाले बच्चों को दिक्कत क्यों लगती है? क्योंकि बहुत ज़्यादा मैथ्स का पोर्शन आ जाता है, इसलिए। मैं खुद भी बायो से ही हूँ, तो मुझे भी अच्छे नहीं लगते इतने समीकरण, पसंद नहीं है। केमिस्ट्री पसंद है मुझे। हाँ, अधिशोषण की दर है ना, ये n और 1 माइनस थीटा। हाँ अधिशोषण की दर PA यहाँ पे भी, हाँ, तो अपन ने दोनों कर दिया ना, मतलब अपन ने कुल लिया। अधिशोषण की दर अब दोनों पे निर्भर कर रही है। पहले अपन ने तो क्या बताया, अधिशोषण की दर पहली वाली समीकरण ने अपन को क्या बताया कि प्रेशर पे निर्भर करेगी। दूसरे में बताया अपन ने उपलब्ध साइड पे करेगी। तो कुल दोनों का मान अगर अपन लिखें कि अधिशोषण की दर किन पे निर्भर करती है, तो प्रेशर पे भी है, उपलब्ध साइड पे भी है। तो प्रेशर इंटू उपलब्ध साइड। अब उपलब्ध साइड को अपन ने कैलकुलेट करके निकाला तो अपने पास इतना बड़ा मान आया। तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस नहीं करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, आपस में जोड़ दिया उनको, मल्टीप्लाई किया हमने, है ना। टोटल मान इन दोनों के मान पर निर्भर करेगा, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद ही तो वैल्यू निकल के आया, प्लस नहीं हुआ ना। प्लस होता तो साइन प्लस का आता बीच में, वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, गुणा हो जाएंगी वैल्यू, ठीक है। कल एक बार और रिवाइज कर लेंगे इसको, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। लिख लिया, नोट तो कर लिया सबने? एक बार ये वक्र को अच्छे से और समझेंगे, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करवा दूंगी आज का अपना। और अब यहाँ पे देख लेते बच्चों एक बार। अभी तक अपन ने पढ़ लिया दोनों के बारे में। अब अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पे, देखो, जब अधिशोष्य आपका गैस हो। जब अपन ने क्या बात करी थी बच्चों, गैस के अणु आके जुड़ रहे हैं। बार बार अपन क्या कह रहे थे, दोनों समीकरण में क्या कहा था अपन ने, गैस के अणु अधिशोषक पे आके जुड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, गैस के अणु जब जुड़ रहे हैं तब अपन ने ये टर्म कहाँ में ली, Kp, और ये Ap लिया, अपन ने P लिया क्योंकि प्रेशर है। गैस के अणु जुड़ते हैं मतलब प्रेशर पे डिपेंड करेंगे या दाब पे निर्भर करेंगे। दाब के लिए अपन ने बच्चों P टर्म कहाँ में ली। अब अपन कहते हैं कि अगर अधिशोषण द्रव हो तो क्या करोगे, द्रव हो तो द्रव का अपन ने कहा था, द्रव का अधिशोषण किस पे निर्भर करेगा, उसकी सांद्रता पे। कितना सांद्र कोई द्रव है उसी के ऊपर उसका अधिशोषण बढ़ेगा। सांद्र होने का मतलब कि उसमें घुले हुए अणु की संख्या कितनी है। बात समझ में आई? जैसे मैं एक गिलास पानी में 1 चम्मच नमक घोलूं तो आप क्या कहोगे, इसको ये तनु विलयन है। और एक गिलास पानी में 4 चम्मच नमक घोलूं तो वो आप कहोगे सांद्र है। क्यों है? क्योंकि 4 चम्मच मतलब अणुओं की संख्या बढ़ गई। 4 चम्मच वाले गिलास में अणुओं की संख्या बढ़ गई, 1 चम्मच वाले गिलास में अणुओं की संख्या कम है। तो मतलब अगर अपन कहें अधिशोषण किसका ज़्यादा होगा, तो 4 चम्मच वाले का ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें जो अधिशोषित होने वाले अणु हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। गैस में अपन कहते हैं गैस के अणु जितने ज़्यादा होंगे उतना ही तो होगा अधिशोषण। द्रव के लिए हम कहेंगे जितने इसके अंदर अधिशोष्य के अणु ज़्यादा हैं, द्रव के अंदर अपन क्या कहेंगे बच्चों, जितनी सांद्रता ज़्यादा है, इसमें घुलने वाले या उसमें उपस्थित अणु जितने ज़्यादा होंगे उतना ही अधिशोषण ज़्यादा होगा। तो आप सीधे सीधे इसको कहते हो कि सांद्रता, द्रव की सांद्रता ज़्यादा है तो अधिशोषण ज़्यादा, द्रव की सांद्रता कम है तो अधिशोषण कम होगा। बात समझ में आ गई? तो अपन ने इसको C मतलब यहाँ पे कंसंट्रेशन सांद्रता से बताया है बच्चों। P की जगह पे अपन C से बना देंगे, दाब को अपन बदल देंगे किससे, सांद्रता से। अगर द्रव आता है तो सेम वही समीकरण लिख दिया, x/m इजिकल टू Kc1/n, जहाँ पे P को बदल दिया अपन ने C से। लैंगनियर में भी यही हुआ, AC 1 + BC। बात समझ में आ गई? जहाँ पे P वाली टर्म थी वहाँ पे हमने C से बदल दिया, मतलब अपन ने उसकी सांद्रता ले ली। इतना क्लियर हुआ? अब अपन बच्चों 2 ग्राफ देख रहे हैं यहाँ पे। 2 ग्राफ देखिएगा तो 2 ग्राफ में एक तो आपका किसके लिए है, भौतिक अधिशोषण का। नाम लिखना चाहो तो लिख लेना बच्चों, इसको हेडिंग दे देना। ये है आपका भौतिक अधिशोषण के लिए, ये है आपका बच्चों रासायनिक अधिशोषण के लिए। ग्राफ जो अपन ने ये वाला लिया, ग्राफ A बताता है भौतिक अधिशोषण को, ग्राफ B बताता है आपका रासायनिक अधिशोषण को। अब ये देखिएगा बच्चों, यहाँ पे देखने वाली बात है, जो अपन पहले कह रहे थे तापमान का प्रभाव, तापमान के प्रभाव की तरह ही ग्राफ है ये। अगर अपन भौतिक अधिशोषण की बात करते हैं, फ्रुडलिच वाले की बात करते हैं, तो अपन क्या कहते हैं कि भाई जब तक तापमान कम था अधिशोषण सबसे ज़्यादा। आप देखो अधिशोषण का मात्रा कितनी ऊपर है, तापमान कम अधिशोषण ज़्यादा, तापमान बढ़ते ही अधिशोषण गिरने लगा और अधिकतम तापमान पे अधिशोषण खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि अपन ने कहा था भौतिक अधिशोषण, फ्रुडलिच वाला अधिशोषण क्या कहता है कि गैस के अणु पास पास आके जुड़ते हैं, किस वजह से, वॉन डेर वाल बल की वजह से। भौतिक अधिशोषण में हमने यही कहा था कि वॉन डेर वाल बल काम करता है अणुओं को जोड़े रखने के लिए, और वो अपन को पता है बल कैसा होता है बच्चों, कमजोर बल होता है। कमजोर ऐसा कि उसको थोड़ा सा भी अपन ने एनर्जी दे दी तो क्या होगा, टूट जाएगा। तो गैस के अणु चिपके हुए हैं आपस में ऐसे ही, ठीक है। आपने उसको एनर्जी दी मतलब आपने उसको तापमान दिया, मतलब आपने उसको गर्म किया।
गर्म करते क्या होंगे, जो अणु चिपके हुए थे धीरे धीरे करके भागने लग जाएंगे। जब वो भागने लगेंगे तो क्या होगा, अधिशोषण गिरेगा और कुछ समय पश्चात सारे अणु भाग जाएंगे, सारे खाली कर देंगे उसको, तो आपका अधिशोषण खत्म हो गया। जैसे एग्जाम्पल अपन कह सकते हैं चारकोल पे गैस का एब्जॉर्ब होना या गैस का अपन कहेंगे अधिशोषण होना, जुड़ना। जब चारकोल पे गैस के अणु बच्चों जुड़ जाते हैं तो वो क्या करते हैं, उस पर इस तरह जुड़ गए कि अब वो निकलेंगे नहीं। लेकिन आपने अगर उसको गर्म किया चारकोल को तो क्या करेंगे, गैस के अणु भागेंगे, क्योंकि गैस के अणु से चिपके हुए हैं, उन्होंने कोई भी बंध नहीं बनाया। बात समझ में आई? रासायनिक वाले में बंध बनते हैं, भौतिक वाले में सिर्फ आकर्षण बल से जुड़े हुए होते हैं। तो सीधी सी बात है, तापमान बढ़ाते ही अधिशोषण ही तो है x/m, अधिशोषित गैस की मात्रा। x/m क्या है, अधिशोषित गैस की मात्रा। तापमान यहाँ पे अपन ने बता दिया, यहाँ पे अधिशोषण सबसे ज़्यादा था, तापमान बढ़ा दिया अधिशोषण गिर गया। तो इसका कारण क्या है कि भौतिक अधिशोषण में अपन कहते हैं कि यहाँ पे क्या है बच्चों, जो बंध बन रहा है वो बंध किसकी वजह से बन रहा है, वॉन डेर वाल बल की वजह से। या हम कह सकते हैं गैस के अणु चिपके हुए वॉन डेर वाल बल की वजह से। जैसे ही तापमान बढ़ाओगे बल टूटेगा, अणु दूर भाग जाएंगे, अधिशोषण खत्म हो जाएगा। बात समझ में आई? इतना क्लियर है? अब अपन चलते बच्चों रासायनिक वाले पे। रासायनिक वाले में देखना दोनों ग्राफ अलग अलग है बच्चों। रासायनिक वाले में आपने ताप बढ़ाया, ताप बढ़ाते ही आपका अधिशोषण बढ़ा, एक समय तक बढ़ा, एक समय पश्चात घट गया। क्यों हुआ ऐसा? सोचो सोचो क्यों हुआ? रासायनिक वाले में भौतिक तो समझ में आ गया, रासायनिक वाले में ऐसा क्या हुआ, रासायनिक बोल सकते हो, लैंगमेयर भी बोल सकते हैं अपन इसको। रासायनिक वाले के अंदर बच्चों बढ़ के फिर खत्म हुआ, क्यों? क्या हुआ? हाँ, बॉन्ड बनेगा, सहसंयोजक बंध बनेगा तो क्या होगा? असल में क्या है, ध्यान दो, मैं वापस बताती हूँ, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं पर ग्राफ में आप भूल गए हो। अपन ने क्या बोला था, बंध बनते हैं बच्चों, AB प्लस CD आपस में अभिक्रिया करेंगे, है ना। क्या बनाएंगे, AC और BD बनाएंगे। ये आपका क्रियाकारक उत्पाद जो बच्चों आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, आपको ये मिलेगा AC प्लस BD। अब ये दोनों की अभिक्रिया होने में बीच में एक वो भी तो बनता है संकर संरचना, क्या बताती है, बंध बन रहे हैं और बंध टूट भी रहे हैं, ठीक है। अब आप देखो ये दोनों क्रिया तो ऐसे तो करेंगे नहीं, पानी में शक्कर डाल के छोड़ दो, मिल जाएगी क्या? नहीं मिलेगी। क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। गर्म क्यों कर रहे हो, अणुओं को क्या मिले बच्चों, एनर्जी मिले। अणुओं को एनर्जी मिलेगी, आपस में टकराएंगे तभी तो घुल के हो जाएगा। चाशनी बनाते हो ऐसे ही तो बनती है, पानी में शक्कर डाल के रख दो और बोलो चाशनी बन जाएगी, तो बनेगी नहीं। कब बनेगी, जब आप उसको हीट करोगे। हीट करने पर आपने क्या किया, अणुओं को एनर्जी दी। कौन सी एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा। अणुओं को सक्रियण ऊर्जा चाहिए ताकि क्या करें, क्रिया करें, टूटें और नए बंध बनाएं। तो शक्कर और पानी मिले, आपने एनर्जी दी, मिलने के बाद चाशनी बन गई, प्रोडक्ट बन गया अपना, उत्पाद बन गया अपना। कब बना, जब आपने एनर्जी दी। आपने ऐसे ही पानी में छोड़ दिया तो वो कभी भी चाशनी बनेगी नहीं। बात समझ में आई मेरी? तो अणुओं को अभिक्रिया करने के लिए कुछ मात्रा ऊर्जा की चाहिए, जिसको अपन कहते हैं सक्रियण ऊर्जा। जब भी रासायनिक बंध बनते हैं ना बच्चों, तो सक्रियण ऊर्जा चाहिए होती है। बात समझ में आई? सक्रियण ऊर्जा किससे मिलेगी, तापमान से। टेम्परेचर बढ़ाया, सक्रियण ऊर्जा मिली, अणु सक्रिय हुए, सक्रिय होने के बाद अभिक्रिया करी तो यहाँ तक पहुँच गए, अधिशोषण अधिकतम हो गया। और कुछ समय पश्चात जब सक्रियण ऊर्जा मिल गई, इनका क्या बोलेंगे अपन, वो संकर संरचना बन गई। संकर संरचना बनने के बाद अब ये क्या करेंगे, उत्पाद बनाएंगे। और हमें पता है उत्पाद की ऊर्जा क्या होती है, सबसे कम। उत्पाद तभी तो स्थायी होगा जब उसकी ऊर्जा खत्म हो चुकी होगी। बात समझ में आई? तो अब अगर तापमान आप और ज़्यादा दोगे तो और ज़्यादा अधिशोषण नहीं होगा, और तापमान की इसको आवश्यकता ही नहीं है, बल्कि ये तो खुद का तापमान दे देगा बाहर, जितना इससे लिया था वो वापस बाहर निकालेगा। तो इसको और तापमान की आवश्यकता नहीं है। और आप ज़्यादा तापमान देते हो तो बंध क्या होंगे, जो बन रहे थे वो भी टूट के सब अलग हो जाएगा, मतलब अधिशोषण खत्म। मेरी बात समझ में आई बच्चों? एक समय तक तो इसको क्या चाहिए, तापमान चाहिए, ताकि अणु सक्रिय और क्रिया कर सकें। लेकिन एक समय पश्चात जब क्रिया हो चुकी होगी तो उसके बाद क्या करोगे, तापमान बढ़ाते ही और टूट जाएंगे, सारे अणु बिखर जाएंगे। पॉइंट समझ में आया? तो अणु बिखरेंगे तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ज़्यादा तापमान बढ़ाते ही अणु बिखरने लग जाएंगे, तो क्या होगा, अधिशोषण खत्म हो जाएगा। क्लियर है इतना? ठीक है, तो ये समझ में आ गया दोनों में डिफरेंस। ठीक है, ये वाला क्या हुआ, भौतिक वाला, ये हुआ रासायनिक वाला। दोनों की पॉइंट क्लियर है बच्चों? अब अपन आगे जो चलेंगे, इसके बाद जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन कैटलिस्ट के बारे में। उत्प्रेरक क्या होते हैं।
उत्प्रेरक होते क्या हैं और कैसे काम करते हैं। तो अभी तक जो बच्चों पढ़ाया उसको अच्छे से पढ़ो, घर जाके देख लेना, फिर भी कोई डाउट होता है तो अपन और इसको कल अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। क्लास में आते ही डाउट्स बता देना, कल अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।